नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्णन स्वागत करता हूं आपका स्वास्थ्य सूत्र में। आज का वीडियो हमारा अबॉर्शन पर है, मिसकैरेज पर है, गर्भपात पर है। जैसा कि आप जानते हैं कि अकारण गर्भपात एक बहुत विकट समस्या बन जाती है, क्योंकि इसके कारण कई तरह की जटिलताएं तो खड़ी होती हैं। एक युवती का, एक स्त्री का जीवन भर का स्वप्न भी धराशायी हो जाता है, एक स्वप्न उसका टूट जाता है, क्योंकि एक नवयुवती इंतज़ार करती है कि उसकी कोख में एक बच्चा जन्म लेगा, जिसकी किलकारियाँ उसके घर आंगन को हरा भरा करेंगी। लेकिन अकारण जब उसको गर्भपात हो जाता है, मिसकैरेज हो जाती है, तो उसकी जीवन की सारी आस धरी की धरी रह जाती है। क्योंकि अध्ययन कहते हैं कि ऐसे पहले मिसकैरेज के कारण 80% स्त्रियां ही दोबारा गर्भ धारण कर पाती हैं, अपने शिशुओं को जन्म दे पाती हैं, वो भी कुछ जटिलताओं के कारण। 20% से ज़्यादा स्त्रियों को तो दोबारा से गर्भ धारण नहीं होता, और ये उनके एक बहुत बड़ी परेशानी रहती है जीवन भर के लिए। आप देखते हैं कि जब भी गर्भपात होता है, कुछ स्त्रियां इसके कारण डिप्रेशन में चली जाती हैं, चिड़चिड़ाने लगती हैं, उनके स्वभाव में बदलाव आ जाता है, और कई तरह की शारीरिक समस्याएं भी उनको पैदा हो जाती हैं। तो ये एक गलत समस्या है, गलत स्थिति है जो अकारण पैदा होती है। शायद आपको मालूम होगा कि हमारे देश में मिसकैरेज की जो घटना है, हर साल करीब 20 से 25% तक घटित होती हैं। यानी कि जितनी हमारी माँ बहनें गर्भ धारण करती हैं, उनमें से 20 से 25% स्त्रियों को मिसकैरेज यानी अकारण गर्भपात की समस्या का सामना करना पड़ता है, उनका गर्भपात हो जाता है। गर्भपात और एक मिसकैरेज में थोड़ा सा भिन्नता भी है कि जो मिसकैरेज 12 सप्ताह से पहले होते हैं, उन पर ज़्यादातर का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि उसको ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते कि क्यों ऐसा हो गया। लेकिन जो मिसकैरेज या अबॉर्शन 20 हफ्तों का होता है, 20 हफ्तों से पहले का होता है, वो वास्तव में पूरे परिवार को चिंता में डालता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि यदि 3 महीने से पहले किसी को गर्भपात हो रहा है, अबॉर्शन हो रहा है, तो ये एक समस्या अलग है। और यदि किसी को 20 हफ्तों के आसपास जाके यदि अबॉर्शन हुआ है, तो ये समस्या अलग है। कि 20% जो 12 हफ्तों का गर्भपात है, मिसकैरेज है, ये तो 20% से ज़्यादा स्त्रियों में देखा जाता है। कभी कभी स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसा करीब 50% स्त्रियों के साथ होता है, और उन्हें पता नहीं चलता, क्योंकि वो एक अलग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उनको गर्भ धारण हुआ या वैसे उनका मासिक रुका या कारण कोई समस्या पैदा हुई, और वो उनका अबॉर्शन स्वतः हो जाता है। लेकिन जब ये 20 हफ्ता पूरे होने के बाद अबॉर्शन होता है, गर्भपात होता है, तो ये समस्या खड़ी करता है। ये एक बेहद जटिल समस्या है, इस पर हमें तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में चिकित्सा विशेषज्ञ भी ये पता नहीं लगा पाते कि स्त्री को अकारण गर्भपात हो कैसे गया है। क्योंकि उसको कोई समस्या नहीं होती, वो स्वस्थ होती है, तंदुरुस्त होती है, प्रसन्नचित्त होती है, उसका खान पीन ठीक होता है। बहुत सारी स्त्रियाँ तो गर्भ धारण के बाद हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करने लगती हैं, अपने डाइट में भी कई पोषक तत्वों को ऐड कर लेती हैं। और वो बहुत सारी स्त्रियां हैं जो स्मोकिंग छोड़ देती हैं, अल्कोहल का त्याग कर देती हैं, सिगरेट नहीं पीती हैं, कॉफ़ी वगैरह का भी छोड़ देती हैं। लेकिन फिर भी कारण उन्हें हल्का सा दर्द होता है, या बिना दर्द के भी मरोड़ जैसी स्थिति होती है, या बिना मरोड़ और दर्द के उन्हें ब्लीडिंग होने लग जाती है, और ब्लीडिंग के 1 आध घंटे के बाद उसको अबॉर्शन हो जाता है। या कुछ स्त्रियों को ब्लीडिंग भी नहीं होती, सिर्फ उन्हें हल्का तरल बाहर आता है, पानी जैसा शराब बाहर आता है, और उसके बाद वो देखती हैं कि 1 आध 2 घंटे के बाद उनको अबॉर्शन हो जाता है। फिर वो जब किसी डॉक्टर से परामर्श करते हैं, तो बताता है कि उनका गर्भपात हो गया। तो ये एक ऐसी स्थिति है, ये यकायक पैदा होती है, एकाएक घटित होती है, इसलिए चिंता का प्रश्न है। लेकिन चिंता इसकी बात की है कि इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी चिकित्सा विज्ञान की इतनी
उपलब्धियाँ होने के बावजूद भी अभी तक ज़्यादातर मामलों में पता नहीं लगा पाते कि अकारण गर्भपात की संभावना क्यों होती है। कुछ मामलों में गर्भपात का संबंध थायराइड बीमारी के साथ में होता है या अनकंट्रोल डायबिटीज़ के साथ में देखा जाता है। कई लोगों में थायराइड की समस्या यदि रहती है तो उनको भी गर्भपात हो जाता है। किडनी की समस्या के साथ भी थायराइड की परेशानी देखी जाती है। कुछ यूट्रस संबंधी इन्फेक्शन हैं या योनि संबंधी इन्फेक्शन हैं, उनके कारण भी देखा गया है कि कुछ स्त्रियों को गर्भपात हो जाता है। इसी तरह जो स्त्रियां कई तरह की दवाइयां सेवन करती हैं, पेन किलर का सेवन करती हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन है, नेक्साप्रोफेन, ऐसी मेडिसिन के साथ भी अबॉर्शन की समस्या देखी जाती है। इसी तरह कुछ स्त्रियों में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी अबॉर्शन की समस्या होती है। के कारण कुछ स्त्रियों में प्रोस्टेजिन का लेवल घट जाता है। प्रोस्टेजिन एक ऐसा हार्मोन है जो भ्रूण को गर्भाशय के साथ जोड़े रखने में मदद करता है, लेकिन कई स्त्रियों में गर्भ धारण के बाद प्रोस्टेजिन का लेवल बढ़ने की वजह घटना शुरू होता है तो अनायास उन्हें गर्भपात की समस्या हो जाती है। ये साधारण है, लेकिन अधिकांश केसों में पता ही नहीं चलता कि ऐसा क्यों होता है। हाँ, ये अवश्य है कि आजकल चिकित्सा विशेषज्ञ मानने लगे हैं कि यदि आप मेंटल स्ट्रेस में हैं या आप प्रेगनेंसी में सेक्स के अंतर्गत आती हैं या ऐसे ज़्यादा श्रम करते हैं तो उसके कारण भी गर्भपात हो जाता है। कुछ स्त्रियों में यदि रक्त की कमी है तो उनको भी हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है, कोई सटीक उपलब्धि नहीं है कि कह सकते हैं कि यही कारण है। क्योंकि यदि हम मानव से इतर किसी हम एनिमल जगत में देखें, प्राणी के अन्य जो रूप हैं उनमें देखें तो वहाँ तो कोई समस्या नहीं होती है। वहाँ तो एक बार गर्भ धारण करते हैं तो शिशु ही जन्म लेता है। वो तो गर्भ धारण के बाद शिकार भी करते हैं, पेड़ों पर उछल कूद करते हैं, मीलों लंबी यात्राएं करते हैं, संघर्ष भी करते हैं, लेकिन उन्हें कभी किसी बार भी गर्भपात की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। एक मानव है जो गर्भपात की स्थिति से गुजरता है। और आजकल तो एक स्थिति और बन गई है, जैसे ही कोई स्त्री गर्भ धारण करती है डॉक्टर सलाह देते हैं कि वो बेड रेस्ट करे, वो हिले भी नहीं, वो पौष्टिक आहार ले, आयरन की टेबलेट्स ले, फोलिक एसिड ले, कैल्शियम ले और कई तरह के टॉनिक ले, फ्रूट्स ले, लेकिन बावजूद इसके भी उनको गर्भपात हो जाता है। तो ये अनुमान है, ये हमारी सोच है कि हम बिस्तर में रहेंगे तो पर्याप्त विश्राम करेंगे तो हम ऐसी समस्या से बचे रहेंगे। लेकिन हम दूसरी तरफ देखें, एक शेरनी है, एक सिंघनी है, एक हिरनी है या और भी जानवर हैं जो गर्भावस्था में 70-80 की स्पीड से दौड़ के शिकार करते हैं, लेकिन कभी उन्हें समस्या नहीं आती है, उस समय पर अपने शिशुओं को जन्म देते हैं। तो हमें एक बात को सोचना चाहिए कि ये अनुमान हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए ज़्यादा कोई प्रमाणिक बात नहीं है। प्रमाणिकता हमारी अनुभव है कि किस अनुभव से थे। आज से 30-35 साल पहले घरों में हमारी माताएं बहनें, हमारी बूढ़ी माताएं दादियां हमें बताती थी कैसे रहना है, तो उस हिसाब से चलते थे। तो सहजता से गर्भावस्था का समय पार होता था, समय पर प्रसव की शुरुआत होती थी और प्रसव सहजता संपन्न होता था, घर पर शिशुओं का जन्म होता था। लेकिन अभी पिछले 30-35 सालों से हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसी चीज़ें बढ़ा दी गई हैं तो हम यकीन नहीं कर पाते कि प्रसव एक सहज क्रिया से हो सकता है, गर्भ धारण सहज प्रक्रिया के माध्यम से हो सकता है, हम सहजता से गर्भ धारण कर सकते हैं। ये गर्भ धारण की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। आज यदि भारत में देखें तो एक वर्ग ऐसा है यहाँ 30 से 35% तक गर्भ धारण संभव ही नहीं हो पाता है, समय से गर्भ धारण नहीं कर पाते हैं तो वो डॉक्टर से परामर्श लेते हैं। डॉक्टर उनको सालों कई तरह के उपचार देते हैं, कई तरह की दवाइयाँ देते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, फिर भी उसमें से 20 से 30% तक कामयाब होती हैं जो गर्भ धारण कर पाती हैं। लेकिन ये सहज प्रक्रिया है, लाखों वर्षों से चलता आ रहा है। हम भी उसी एवोल्यूशन, उसी विकास क्रिया से जन्म लेके बाहर आए हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की ज़रूरत है। डॉक्टरी परामर्श आपको एक अलग चीज़ है, उसमें आप सलाह ले सकते हैं कि किसी तरह की समस्या से बच सकें, लेकिन ये नहीं कि हम पूरी तरह उस पर आश्रित हो जाएं। ये जन्म देना, गर्भ धारण करना, प्रसव, ये तो सामान्य प्राकृतिक क्रिया हैं, इनको प्राकृतिक तरीके से ही करना चाहिए। आयुर्वेद में
ऐसा बताया गया है कि जब गर्भ धारण कर लेते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। लेकिन अब हम भूल गए। अब हम गर्भ धारण से पहले ही डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, वो हमें बताता है कि हमें क्या से तैयारी करनी है, हमें कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी हैं, हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, हमें कितना कार्य करना है, घर परिवार के काम छोड़ के घर में सिर्फ विश्राम करना है और कई तरह के इंजेक्शन लेते रहना है, कई तरह की दवा दारू हमें जारी रखनी। ये एक हमारे भ्रम है। क्योंकि आज देखा जाए कि युवतियों से पूछो कि तो वो कहेंगे हमें तो कुछ नहीं मालूम। मेरे साथ में ऐसा बहुत बार हुआ है। मैंने आज से 7-8 साल पहले एक किताब लिखी थी, जच्चा और बच्चा स्वास्थ्य और रोग के हिसाब से। उसको पढ़ के मुझे सैकड़ों बार फ़ोन आए, पूछते हैं कि प्रसव के बाद बच्चे का कैसे परवरिश करें, बच्चे को कैसे नहलाएं, बच्चे को कैसे पोटी कराएं, बच्चे को कैसे। ये बातें कोई पूछने की थोड़ी हैं, क्योंकि ये तो हमारे घर परिवार की हमारी माताएं, हमारी सासें हमें बताती हैं कैसे रखना है। अब आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे वो गर्भ धारण कैसे करें, वो मिसकैरेज को कैसे रोकें, गर्भपात, ये कोई समस्याएं समझने की नहीं है। ये प्राकृतिक क्रिया हैं। हम यदि किसी के ऊपर आश्रित होंगे तो हम ज़्यादा पीड़ित होंगे। हमें आश्रित नहीं होना, हमें इस पर स्वतंत्रतापूर्वक एक स्वैच्छिक प्रक्रिया के रूप में लेना होगा, तभी हम इसको सहजता संपन्न कर पाएंगे। तो आयुर्वेद में तो कहा गया है कि हमें गर्भ धारण के बाद कैसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। तो आयुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है कि यदि हम अपने आहार में थोड़ा बदलाव करें, आहार में हम अंडे का त्याग कर दें। अंडा आजकल बहुत लोग खाते हैं, जैसे ही गर्भ धारण होता है उसको बताया जाता है कि दिन में 1 या 2 अंडे जरूर सेवन करें। लेकिन अंडे सेवन से गर्भपात की समस्या डेवलप होती है, क्योंकि अंडा कोई प्राकृतिक आहार नहीं है। इसलिए मैं तो अंडे को निषेध मानता हूँ। गर्भावस्था में अंडे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी तरह अंडे में तो कई हार्मोन्स भी होते हैं जो अंदर जाके हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे वो प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। वो मिसकैरेज का समस्या हो सकती है या आनुवांशिक बीमारी की समस्या हो सकती है उसके कारण। तो इसलिए अंडे का प्रयोग नहीं करना। हाँ, अंडे की जगह आप शाकाहार में बहुत कुछ सेवन कर सकते हैं। दूध गर्भावस्था में अनुपमी है, दूध का सेवन अवश्य करना चाहिए। कैसे करना चाहिए उसकी अलग अलग आयुर्वेद में प्रक्रियाएं बताई गई हैं। एक बिल्कुल बड़ा शास्त्र है प्रसूति शास्त्र आयुर्वेद में, जिसमें बताया गया है कि प्रथम मास से लेके 9वें मास तक हमें दूध और दूध के साथ में घी और उसके साथ में मेवे, चाहे वो बादाम हो या किस्म या मुनक्का हो या छुआरा हो या अखरोट हो, कैसे सेवन करना है, कितनी मात्रा में करना है, इनका कैसे मिश्रण बनाना है, सबका बताया गया है। कई तरह के घृत स्पेशल बनाए जाते हैं जो गर्भावस्था में सेवन किए जाते हैं। इससे बच्चे के विकास में तो सहायता मिलती ही है। बच्चा प्रवीण, तीव्र और मानसिक रूप से प्रवीण होता है, स्वस्थ होता है। वो पूरी तरह स्वस्थ होके, पूरी तरह विकसित होके बाहर आता है। ऐसे बच्चे दीर्घायु होते हैं, ऐसा देखा गया है। अनुशासित होते हैं। अभी तो गारंटी नहीं कि जो जन्म लेगा बच्चा वो आपका अनुशासित रहेगा। तो ये हमारी एक पद्धति रही है, उस पद्धति का पालन करना चाहिए। आजकल तो क्या है, जैसे ही गर्भ धारण होता है डॉक्टर्स बताते हैं कि आप कैल्शियम शुरू कर दीजिए, फॉलिक एसिड शुरू कर दीजिए, आप प्रोस्टाजीन वगैरह के इंजेक्शन लेना शुरू कर दीजिए। और वो नियमित अंतराल से कई इंजेक्शन दे देते हैं। इससे शिशु तो पैदा होता है, लेकिन शिशु की मानसिकता कैसी रहेगी, उसका शरीर कैसा रहेगा, उसकी मनोस्थिति कैसी रहेगी, वो कोई नहीं कह सकता। क्योंकि देखा गया है कि पिछले 25, 30, 40 सालों में जब से हार्मोन्स ट्रीटमेंट का प्रसार तेज़ी से बढ़ा है तो समलैंगिकता जैसी स्थितियाँ आने लगी हैं, बायोसेक्सुअलिटी पैदा होने लग गई है, शारीरिक में इतनी दक्षता नहीं रहेगी। अभी हमें पता लगने लगा है कि पिछले 30-35 सालों में आदमी के ह्यूमन में जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, वो कम से कम 4 गुना तक घट गए। यानी कि अभी सिर्फ 25% हमारे सीमन में शुक्राणु बचे हैं। पहले यदि वो 12 करोड़ के आसपास होते थे तो अब 3 करोड़ मुश्किल से हैं। तो ये इतने उपचार, इतनी सब कुछ जानकारी होने के बावजूद भी ऐसा हो रहा है। तो हम इससे बच सकते हैं, मिसकैरेज से बच सकते हैं कि यदि हम गर्भ धारण करें तो मानसिक रूप से शांत रखें। चाहें तो हमारे पास समय हो तो कुछ मेडिटेशन वगैरह कर लें, मन को एकाग्र करें, मन को प्रसन्न रखें, ऐसी किताबें पढ़ें जो मन को प्रसन्नता देने वाली हों, किसी भी तरह के तनाव से दूर रहें।
तनाव ना पालें, घर में कलेश ना करें, स्त्री को पूर्ण सम्मान दें, पूर्ण प्यार दें, उसके साथ स्नेहता प्रकट करें, वात्सल्यता प्रकट करें, वो हमारे लिए बहुत मददगार है। स्त्री आराम करना चाहे, विश्राम करना चाहे तो विश्राम करने दें, लेकिन पहले 3 महीने उसको विश्राम की बिल्कुल आवश्यकता रहती है, क्योंकि पहले 3 महीने हार्मोन्स काफ़ी तेज़ी से उथल पुथल करते हैं। ऐसे में उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है, एक बेचैनी बनी रहती है, शरीर का तापमान भी कई बार बढ़ जाता है, तो इसलिए उसको विश्राम की ज़रूरत है। लेकिन आगे की जो 3 महीने, उसके बाद के जो 3 महीने के बाद का जो समय है 6 महीने का, वो अपनी क्षमता योग शारीरिक श्रम कर सकती है, घर के कामकाज कर सकती है, कपड़ा धोना कर सकती है, रोटी बनाना कर सकती है, झाड़ू पोंछा कर सकती है, उसमें कोई समस्या नहीं है। उसके साथ में अपने आहार पर पर्याप्त ध्यान दे। ऐसा देखा गया है कि गर्भावस्था में जो स्त्रियां मंडुए का हलवा या कोदो का हलवा या उसकी पुलाव वगैरह खाते हैं, उनके शरीर में ना तो खून की कमी होती है, ना कैल्शियम कमी होती है, और बच्चे पूर्ण स्वस्थ और पूर्ण सुदृढ़ पैदा होते हैं। उनके बच्चों के खून में देखें तो जो औसत है वो 10 से 12 के आसपास होता है। सामान्यतः एक बच्चे के शरीर में खून का जो एवरेज है 6 या 7 मिलीग्राम पर 100 ब्लड के आसपास रहता है। लेकिन जो स्त्रियां गर्भावस्था के दौरान मंडुआ का सेवन करती हैं, कोदो का सेवन करती हैं, जो गर्भावस्था में छुआरे का आदि का प्रयोग करती हैं, फल और सब्जियों का सेवन करती रहती हैं, भरपूर मात्रा में करती हैं, उनको कभी नहीं होता। जो घी का प्रयोग करती हैं उनको प्रसव में कोई भी समस्या नहीं होती। ऐसे बच्चों का शरीर भी सुदृढ़ होता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, और इनका बच्चों का शारीरिक आकार भी ज़्यादा रहता है, मस्तिष्क के विकास भी तेज़ी से होता है। तो ये पहले प्रयोग रहे हैं, अनुभव हैं, प्रयोगों पर मैं नहीं जाता। प्रयोग क्षणिक होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन जो अनुभव होते हैं ये तो शतकों तक चलते हैं, दसियों शताब्दियों तक चलते हैं, यथावत रहते हैं, और मैं कभी किसी परिवर्तन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए तो आयुर्वेद के जो सूत्र हैं आज भी हज़ारों साल बाद भी यथावत हैं। लेकिन आज मॉडर्न मेडिकल साइंस के तो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं, हर 2 दशक में बदल जाते हैं, दवाइयाँ बदल जाती हैं। आप देख लो, आप कहीं भी चले जाइए, आपको हर 5 साल के बाद कम से कम 300-400 दवाइयाँ उस फार्माकोलॉजी लिस्ट से हटानी पड़ती हैं, क्योंकि वो दवाइयाँ निरर्थक हो जाती हैं या विषाक्त बन जाती हैं, जिनके दुष्परिणाम हमारे सामने आ जाते हैं, इसलिए उनको हटाना पड़ता है। लेकिन यदि आयुर्वेद के सूत्रों को देखें तो हज़ारों सालों से यथावत हैं। अभी आप देखो कि जैसे कि एंटीबायोटिक्स है, पिछले 30-35 सालों में एंटीबायोटिक में बहुत बदलाव आया है। 30-35 साल पहले तो एक आध एंटीबायोटिक होती थी, पेनिसिलिन होती थी, एमोक्सी होती थी, एम्पिसिलिन होती थी, इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते थे, कई लोगों को एलर्जी कर जाती थी, रिएक्शन हो जाता था, तो मौत हो जाती थी उनके साथ। अभी एंटीबायोटिक से दूसरी ग्रुप है, लेकिन अब कहते हैं कि वो काम नहीं करते हैं लोग, और अब तो कहते हैं इनको हटाना पड़ेगा, इनकी जगह नया लाना पड़ेगा, नहीं तो बीमारियाँ नियंत्रण में नहीं आएंगी। उससे पहले सल्फाड्रिक्स चलती थी, और बहुत सारी दर्दनाशक दवाइयाँ हैं जो हर 4-5 साल में बदलनी पड़ती हैं, क्योंकि उनके दुष्प्रभाव इतने सामने आ जाते हैं कि उनको डॉक्टर और फार्मास्यूटिकल कंपनी छिपा नहीं पाती हैं, तो उनको हटाना पड़ता है। लेकिन वो सीधे सहजता से हट जाते हैं, विज्ञान के नाम पर वो हटा देते हैं, लेकिन विज्ञान के नाम पर कितना नुकसान कर जाते हैं, वो समाज और मानव प्रजाति को कितना नुकसान कर दे देते हैं, उसका कोई लेखा जोखा हमारे पास नहीं होता है। लेकिन हमें इस पर याद रखना चाहिए, क्योंकि हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी पीढ़ियां तो सहस्त्रों शताब्दियों तक रहने वाली हैं। ये मानव सभ्यता को यदि अस्तित्व में रखना है तो इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये सब हमारे ऊपर दुष्प्रभाव डालते हैं। तो विज्ञान ये नहीं कि हम निरंतर आगे बढ़ते रहें बिना ये सोचे कहाँ जा रहे हैं, हमें सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। और ये कोई विज्ञान यातायात का साधन नहीं है, विज्ञान कोई आनंद या मनोरंजन का नहीं है, ये विज्ञान कोई सड़क का नहीं है, ये विज्ञान मानव का है, मानव जीवन का है। मानव जीवन है तो उसके लिए विकास सब कुछ महत्वपूर्ण है। यदि मानव जीवन ही नहीं बचेगा तो उसके लिए फिर विज्ञान की क्या उपयोगिता है। विज्ञान की उपयोगिता मानव के लिए, मानव विज्ञान के लिए नहीं है। लोग कि आप विज्ञान में नई नई मशीनें बना लें तो मानव आ जाएगा। मानव है तो विज्ञान है, मानव है तो वैज्ञानिक उन्नति है, वैज्ञानिक अनुसंधान है, उनकी उपयोगिता है। तो इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस पर हम आगे
चर्चा करते रहेंगे। मैं एक मिशन लेके आया हूँ स्वास्थ्य सूत्र का। ये स्वास्थ्य सूत्र से स्वास्थ्य संबंधित नहीं है, स्वास्थ्य उसका एक खंड है। हम जीवन में स्वस्थ हैं तो कुछ कर पाएंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो अपने जीवन और समाज को आगे ले पाएंगे, अन्यथा हम भी विलुप्त होंगे, हमारा समाज भी विलुप्त हो जाएगा। तो हमें तो ये लेके समझ के चलना है कि अपने को स्वस्थ रखना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है और अपने समाज को स्वस्थ रखना है। तो इसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स हैं, छोटे स्टेप बहुत बड़ा इफेक्ट रखते हैं, बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं। तो हमें तो ये सोच के चलना चाहिए। तो ये स्वास्थ्य सूत्र का मेरा उद्देश्य है कि आने वाले समय में हमारे सामने कई तरह की कष्ट, कई तरह की परेशानियाँ खड़ी होने वाली हैं, उन पर हमें अभी से सोच विचार करना चाहिए। एक विस्तृत विषय है, मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता रहता हूँ और जो मेरा पूरा इसका जो मेरी योजना है उसके बारे में मैं आगे बताता रहूँगा। यदि आप मेरे इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं, स्वास्थ्य सूत्र के साथ में कार्य करना चाहते हैं, स्वास्थ्य सूत्र के सहयोगी बनना चाहते हैं, तो आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, अपने नंबर दे सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई दूंगा, आपकी बात का जवाब दूंगा और हम दोनों मिलकर इस पर कार्य कर सकते हैं। इसी इच्छा के साथ धन्यवाद मित्रों।